Namaste दोस्तों, मैं दविंदर सिंह, एडवोकेट एज वेल एज चार्टर्ड अकाउंटेंट. Simplifying GST, that has been the mantra over my YouTube channel while explaining various case laws, circulars, notifications, GST provisions, etc. दोस्तों, आज जिस केस लॉ की मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ वो केस लॉ है यूनिवर्सल डाई केम प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसकी जजमेंट जो डिलीवर की है वो गुजरात हाई कोर्ट ने डिलीवर की है और ये जजमेंट 2.25 साल लगभग पुरानी है. ये जजमेंट आई थी 1 फरवरी 2021 को. तो केस लॉ का नाम है यूनिवर्सल डाई केम प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड जजमेंट वाज डिलीवर्ड बाय गुजरात हाई कोर्ट ऑन 1 फरवरी 2021. दोस्तों, केस लॉ काफ़ी पुराना है बट मुझे लगता है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है और मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए. ये केस लॉ संबंधित है सेक्शन 67 से. जैसा कि हम CGST एक्ट में GST एक्ट में सेक्शन 67 को जानते हैं, ये सेक्शन परटेन करता है इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर से. इस केस लॉ में जो GST अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने सर्च एंड सीजर की एक सर्च कंडक्ट करी जोधपुर के ऑफिस में 14 फरवरी 2020 को. और जोधपुर में सर्च कंडक्ट करने से पहले इसी एप्लीकेंट के, इसी पटिशनर के सूरत ऑफिस में भी सर्च को कंडक्ट किया गया था 6 फरवरी 2020 को. तो जो दोनों सर्च हुई सूरत में और जोधपुर में वो काफ़ी नज़दीकी डेटों में हुई. सूरत में हुई 6 फरवरी 2020 को, जोधपुर में हुई 14 फरवरी 2020 को. और काफ़ी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से सीज किया गया, जैसा कि स्टॉक रजिस्टर, सेल एंड परचेज इनवाइसेस वगैरह, ये सब कुछ सीज किया गया. जो पिटिशनर है वो सिर्फ कंपनी नहीं है, वो डायरेक्टर भी है. और इन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स मांगे डिपार्टमेंट से जो रिलाइड अपॉन नहीं किए गए, क्योंकि इस केस में इनको एक नोटिस जारी किया गया सेक्शन 73 या 74 के अंदर. और नोटिस जो जारी कर भी दिया गया उसके बाद भी जो रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स हैं वो पिटिशनर को नहीं दिए गए. उन डॉक्यूमेंट्स को लेने के लिए ही इस पिटिशनर ने गुजरात हाई कोर्ट के सामने अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस रिट पिटिशन को दाखिल किया है, ताकि गुजरात हाई कोर्ट ये रिट जारी करे ताकि इनको इनके वो डॉक्यूमेंट्स मिल सकें जो नॉन रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट हैं, जो कि इन्हें दिए जाने चाहिए थे. और अगर मैं सेक्शन 67 की आपसे बात करूं तो सेक्शन 67 में भी लिखा हुआ है कि जो नॉन रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स हैं वो विद इन 30 डेज ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस वो इनको दिए जाने चाहिए. 30 दिन के अंदर वो दे दिए जाने चाहिए. और वैसे भी जिन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिपार्टमेंट ने रिलाई ही नहीं किया, जो रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स नहीं है अपना नोटिस जारी करने के लिए, अपना शोकस नोटिस जारी करने के लिए, वो डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर दीजिए. साथ के साथ कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हैं जिनके ऊपर डिपार्टमेंट ने रिलाई किया है, जो रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसको जनरल भाषा में हम RUD भी बोलते हैं. तो जो RUD है, जो रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स है, उसके बारे में भी ये लिखा हुआ है कि जब शोकोज नोटिस दिया जाए, शोकोज नोटिस के साथ साथ वो इनको पिटिशनर को जो रजिस्टर्ड पर्सन है या टैक्सेबल पर्सन है उसको सर्व किए जाने चाहिए. तो दो बातें हैं, जो नॉन रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिटर्न कर देने चाहिए, मतलब वो डिपार्टमेंट को रखने भी नहीं है. और जो रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स हैं वो शोकोज नोटिस के साथ साथ उनको सर्व किए जाने चाहिए, ताकि एक अससी एक अच्छा रिप्लाई दे सके. क्योंकि उसके ऊपर अगर एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग अगर स्टार्ट हुई है और उसको शोकोज नोटिस आया है तो उसको पूरी बात बताई जाएगी ताकि वो भी अपना पूरा अच्छे से रिप्लाई दे सके. यदि जब तक किसी को उसके ऊपर क्या एलिगेशन है वो एलिगेशन नहीं प्रॉपरली बताए जाएंगे तब तक वो अपना रिप्लाई कैसे दे पाएगा. तो हाई कोर्ट ने बात कही कि जो नॉन रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो वैसे ही दिए जाने चाहिए थे सेक्शन 67 के द्वारा, और जो रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स है दोज शुड आल्सो बी सर्व्ड विद शोकोज नोटिस. और यहाँ पर हाई कोर्ट ने एक सर्कुलर का जिक्र किया जो कि CBEC का सर्कुलर है 19 जनवरी 2017 का. दोस्तों, मेरे अनुसार ये सर्कुलर 19 जनवरी 2017 का नहीं है. उस वक्त एक रिकमेंडेशन आई थी, एक ड्राफ्ट आया था, जहाँ तक मेरी मेमोरी की बात है. जो मास्टर सर्कुलर आया था वो 10 मार्च 2017 को आया था, जिसका नंबर था 1053, पर दोनों के कंटेंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर थे. तो अगर मैं 10 मार्च 2017 वाले सर्कुलर को रेफर करूं, जो सर्कुलर 1053 है जिसको CBEC ने जारी किया था, उसमें भी यही बात लिखी हुई है कि शोकोज नोटिस इशू के साथ साथ
जो रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स है दोज शुड बी सर्व टू द रजिस्टर्ड पर्सन और टैक्सेबल पर्सन, या उस वक्त जो अससी होगा, जो एक्साइज के अंदर जो टर्म यूज होती है। और जो रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी शोकॉज नोटिस के साथ साथ वो सर्व करने चाहिए, और जो नॉन रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रिटर्न किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने भी इस बात के ऊपर जोर दिया कि ये डॉक्यूमेंट्स इनको दिए जाने चाहिए। तो जो डॉक्यूमेंट्स अगर सर्च एंड सीजर के वक्त अगर हमारे यहाँ से चले जाते हैं, तो जो नॉन रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो हमें नोटिस जारी करने के 30 दिन के भीतर वैसे ही दे दिए जाने चाहिए, और जो रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनकी कॉपी सर्व की जानी चाहिए एटलीस्ट अलोंग विथ शो कॉज नोटिस। सो दिस इज द मैसेज डिलीवर्ड बाय दिस केस लॉ। केस लॉ का नाम मैं आपके साथ फिर से शेयर कर देता हूं, काफी इंपॉर्टेंट केस लॉ है, चाहे 2.25 साल पुराना है। यूनिवर्सल डाइकेम प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। साथ के साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि मैक्सिमम केसेस में जब हमें एडजुडिकेशन का शोकॉज नोटिस आता है, चाहे वो शोकॉज नोटिस सेक्शन 73 का हो या सेक्शन 74 का हो, और उसके साथ जो समरी शोकॉज नोटिस आता है फॉर्म DRC 01 में, अक्सर उसके साथ रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जाते। तो ऐसा केस लॉ और वो सर्कुलर मास्टर सर्कुलर नंबर 1053 उसको जरूर रेफर करना चाहिए रजिस्टर्ड पर्सन या टैक्सेबल पर्सन को अपने रिप्लाई में, और रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स को जरूर लेना चाहिए ताकि उसके बाद वो अपना एक अच्छे से रिप्लाई दे सके। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये केस लॉ आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए, आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए बहुत यूजफुल साबित होगा। धन्यवाद।